आपने इस वीडियो पर गौर करना है। यहाँ पर हम अपनी गट की एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे और फिर हम देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन कैसे होती है और कहाँ से होती है। ये हमारी गट की एनाटॉमी है और जिसमें आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट इसकी प्रिंसिपल लेयर मौजूद हैं। ये जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है बिल्कुल जो लाइट से कलर की, इसको हम क्या कहते हैं, सिरोजा। उसके बाद यहाँ पर मसल की दो लेयर आ जाती है, मिडल लेयर जो होती है। मिडल लेयर में ये जो लेयर है हमारे पास, दिस वन इज रेफर्ड एज लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल, जो आउटर होते हैं, और फिर इनर देखें सर्कल की तरह होते हैं, दिस आर कॉल्ड सर्कुलर स्मूथ मसल। सो आउटर मोस्ट लेयर जो है वो सिरोजा है, जो लाइट कलर बिल्कुल बाहर की साइड पर मौजूद है, जिस पर आपको डिफरेंट ब्लड वेसल नजर आ रही है। उसके बाद जो ये जो शाइनी सी है रेडिश किस्म की, ये दो मिडल लेयर है, दैट इज एक्चुअली रेफर्ड एज द मस्कुलरस। इसमें आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल है और इनर सर्कुलर स्मूथ मसल है। फिर ये जो इनर मोस्ट लेयर है इसको कहते हैं म्यूकोजा। इनर मोस्ट लेयर को क्या कहेंगे, म्यूकोजा। सारी की सारी जो मूवमेंट है उसका ताल्लुक मिडल लेयर से होता है, मसल से, जबकि गट के पूरे फंक्शन यानी ज्यादातर उसकी सिक्रीशन, उसकी डाइजेशन, उसकी एब्जॉर्प्शन इनर मोस्ट लेयर ही करती है। तो वन ऑफ द मोस्ट फंक्शनल लेयर ऑफ गट वो हमेशा होती है इनर मोस्ट, दैट इज कॉल्ड म्यूकोजा, जिसको हम डिटेल में देखते हैं। अब ये उसको हम इनसाइड देखते हैं कि इंटेस्टाइन के अंदर जो उसकी स्ट्रक्चर या म्यूकोजा वो कैसे होती है। तो ये उसकी म्यूकोजा की आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, मैं इसको बैक पर देख सकता हूं, ये इनर से ऐसे नजर आ जाती है। यहां पर ये जो अंदर जो आपको ये पाइप के अंदर खाली जगह नजर आ रही है, इसको कहते हैं ल्यूमन, और हमारी सारी खुराक इसके अंदर घूम रही होती है। हम मुंह से जो भी लुकमा लेते हैं ना, तो एक्चुअली इसी ल्यूमन के अंदर घूम रहा होता है। और चूंकि ये सारी डाइजेशन इसी ल्यूमन में होती है, इसलिए हम कहते हैं हमारी डाइजेशन क्या होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है, चूंकि सेल के बाहर हो रही होती है, खाली जगह में हो रही होती है। तो ऑलमोस्ट ऑल डाइजेशन टेक प्लेस विद इन द ल्यूमन ऑफ गट। सारी की सारी डाइजेशन कहां होगी, विद इन द ल्यूमन ऑफ गट। अब डाइजेशन कंप्लीट कहां होती है, डाइजेशन इज कंप्लीटेड विद इन द ल्यूमन ऑफ इलियम। लिहाजा सारे एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन कहां मौजूद होंगे, इसी ल्यूमन ऑफ इलियम में मौजूद होंगे। यहां से मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस होती है। ऐसा नहीं है कि बाकी जगहों से एब्जॉर्प्शन नहीं होती है, इवन के कुछ चीजें आपके माउथ से, यानी पूरी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है ना, वो उसकी इनर मोस्ट लेयर में रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज होती हैं। तो हम कोई भी चीज खाते हैं ना, तो जो सिंपल डिफ्यूजिबल सब्सटेंस होते हैं वो आपके मुंह से ही आपके ब्लड में चले जाते हैं। और किस लेयर से, इनर मोस्ट म्यूकोजल लेयर से। अब इसको हम इनसाइड देखते हैं कि ये इलियम ये आपके पास मौजूद है। इलियम के इनसाइड जब हम देखेंगे तो इसके बहुत से फोल्ड आपको नजर आएंगे, और फोल्ड में ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको नजर आ रही है, दैट आर कॉल्ड एज विलाई। इस विलाई में आप देख लें कि ये ब्लड कैपिलरीज आपको नजर आ रही है, और ये जो ग्रीन कलर है ये लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं, जिनको लैक्टियल कह रहे होते हैं। तो सारी खुराक जो होती है ल्यूमन में पड़ी है, वो इन डायरेक्ट कांटेक्ट होती है इन विलाई के साथ, जिनका काम होगा सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। और यहां से क्या होगी, एब्जॉर्प्शन होगी। एब्जॉर्प्शन किस में होगी, ब्लड में जाएगी। अब आगे हम इसको डिटेल में देखते हैं कि किस तरह से एब्जॉर्प्शन कहां से कहां होगी। ये हमारे पास आप देखेंगे कि इलियम के जो विलाई है उसमें ब्लड वेसल में ब्लड सर्कुलेशन दिखाई गई है। यहां पर आप देखें ये उसकी माइक्रोविलाई है, ये जो आपको पर्पल पर्पल सेल नजर आ रहे थे, ये एक्चुअली उसके न्यूक्लियस हैं। ये माइक्रोविलाई के जो सेल हैं, ये जो आपको लाइन नजर आ रही है ना, ये एक्चुअली माइक्रोविलाई के सेल हैं। इनके पास सीलिया होते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम होती है इनकी। ये बाकी इनके ये आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स पे नजर आ रहे होते हैं। तो ये एक्चुअली एपिथेलियम है किस चीज की, ये हमारी इंटेस्टाइन की एपिथेलियम है, जो म्यूकोजा की टॉप मोस्ट लेयर है। इसके एपिथेलियल सेल्स में से चीजें गुजरकर किस में आएंगी, ये ब्लड कैपिलरीज हैं, और ब्लड कैपिलरीज में ब्लड वेसल्स हैं, और नीचे ये ग्रीन कलर की लिम्फेटिक वेसल है। अब ये जो ब्लड कैपिलरीज में आप देख सकते हैं, ये जो आरबीसी गुजर रहे हैं, आरबीसी गुजर रहे हैं। तो एक्चुअली एब्जॉर्प्शन का मतलब ही क्या है, एब्जॉर्प्शन का मतलब ही यही है, जहां पर मैं इसको डिटेल में आपको दिखाता हूं कि खुराक यहां एपिथेलियम को क्रॉस करके किस में जाए, ब्लड में। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब यह है कि ल्यूमन ऑफ गट से डिफ्यूजेबल जो फूड मॉलिक्यूल है वो किस में जाए, ब्लड में जाए, और ब्लड फिर लेकर इनको कहां जाएगा, बॉडी सेल तक जाएगा। सो डिटेल में हम देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड क्या है और किस तरह से हो रही होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन जैसा कि हमने पहले भी बताया कि तीन पार्ट पर मुश्तमिल है, ड्यूडेनम,
ये हेडिंग मैंने इसलिए लिखी है ताकि आपको एक्सटेंसिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और अक्सर पेपर में आता है, तो आपको हेडिंग पता होनी चाहिए कि आपने इसको लिखना कैसे। तो सबसे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन देंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। नियरली ऑल एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट टेक प्लेस इन इलियम, यानी ज्यादातर डाइजेशन कहां होगी, अब वो इलियम में होगी। ऐसा नहीं है कि डाइजेशन बाकी पार्ट ऑफ गट में नहीं हो रही है, ऑलमोस्ट ऑल गट में डाइजेशन होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन जब भी हम बात करेंगे या नियरली ऑल एब्जॉर्प्शन ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन वो कहां होगी, वो इलियम में होगी। अब इसके बाद आपने एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन बतानी है। एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है? एब्जॉर्प्शन इज द ट्रांसफर ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन की डेफिनेशन क्या थी? कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल डिफ्यूजेबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना। जो कॉम्प्लेक्स फूड है इसको सिंपल डिफ्यूजेबल सब्सटेंस में क्यों कन्वर्ट करें? ताकि वो सेल में से डिफ्यूज कर सकें, वो सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकें। मेम्ब्रेन को क्रॉस करके उसने इंटर होना है ब्लड के अंदर और ब्लड से वापस उन्होंने सेल में जाना है। तो इसलिए ये जो एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन है, दीज आर एक्चुअली सिंपल डिफ्यूजेबल सब्सटेंस। कौन कौन से? तमाम कार्बोहाइड्रेट जो डाइजेस्टिबल हैं वो किस में कन्वर्ट होने चाहिए? वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होने चाहिए, वो मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट होने चाहिए, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एक्स्ट्रा में। तमाम प्रोटीन किस में कन्वर्ट होने चाहिए? अमाइनो एसिड में। और तमाम फैटी एसिड जितने भी लिपिड्स हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होने चाहिए। दीज आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। So absorption of the transfer of end product digestion from lumen of gut into the blood present the lumen of blood vessels, यानी ल्यूमन ऑफ गट से चीजें निकलकर ल्यूमन ऑफ ब्लड वेसल में जा रही है, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। अब ब्लड इसको लेकर फिर ट्रांसपोर्ट करेगा हर सेल तक। स्ट्रक्चर ऑफ इलियम, नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है कि इलियम की स्ट्रक्चर। चूंकि सारी एब्जॉर्प्शन ऑलमोस्ट कहां से हो रही है? इलियम से हो रही है। एब्जॉर्प्शन में ज्यादातर प्रोसेस जो इन्वॉल्व होंगे वो कौन से होंगे? वो डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे। इसलिए एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है कि सरफेस एरिया बढ़ना चाहिए। इलियम को सरफेस एरिया को मैक्सिमम रखना जरूरी है। सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन द इलियम हैव द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। एमसीक्यू आ सकता है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इलियम, या सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन इज इंक्रीज्ड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1, इनफोल्डिंग। पूरी इलियम के अंदर आप देखेंगे बहुत से आपको फोल्ड मिलेंगे, जैसे आगे डिटेल में स्ट्रक्चर, ये जो फोल्ड इसके अंदर नजर आ रहे हैं इस तरह से उसमें फोल्ड होते हैं। तो ये जो फोल्ड, एक फोल्ड उसने बाहर निकाल ओपन करके दिखाया। तो पूरी इलियम में बहुत से इनर सरफेस में बहुत से फोल्ड होते हैं, वो फोल्ड भी क्या कर देते हैं? उसके सरफेस एरिया को बढ़ा रहे होते हैं। नेक्स्ट उसमें होती है विलाई। विलाई क्या होती है? ये इलियम के अंदर आप देखें, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो आपको नजर आ रही है यहाँ, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको एक्सपेंड करके इस तरह से बताया, ये पूरी की पूरी एक विलस है। तो पूरी इलियम के इनर सरफेस जो होती है हैव वेरियस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसकी वजह से वो वेलवेट लाइक अपीयरेंस देती है। इनको कहते हैं विलाई। और हर विलाई के ऊपर छोटी छोटी विलाई होती है माइक्रोस्कोपिक, जिनको कहते हैं माइक्रोविलाई। यही एक्चुअली होती है कवरिंग ऑफ विलाई, या इसको कहते हैं एपिथेलियम ऑफ विलाई। तो एपिथेलियम ऑफ विलाई या कवरिंग ऑफ विलाई को क्या कहेंगे? माइक्रोविलाई। जैसे आप इस विलस के स्ट्रक्चर पर देखेंगे, ये कवरिंग इस तरह से होती है। ये जो सेल होते हैं, दीज आर कॉल्ड माइक्रोविलाई। ये जो पूरे का पूरा इसके ऊपर ये सिलेंड्रिकल प्रोसेस नजर आ रहे होते हैं। तो सबसे ज्यादा सरफेस एरिया कौन इंक्रीज करती है? माइक्रोविलाई। तो विच वन द फॉलोइंग मैक्सिमम इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इलियम? तो माइक्रोविलाई होंगे, उसके बाद विलाई और उसके बाद इनफोल्डिंग। अब एक विलस के स्ट्रक्चर पर नोट आ जाता है। नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है स्ट्रक्चर ऑफ विलस। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करना भी पेपर में आ जाता है। एक से ज्यादा को सिंगुलर विलस है और एक से ज्यादा को क्या कहेंगे? विलाई। विलाई की डेफिनेशन क्या है कि इनर सरफेस एरिया ऑफ इलियम शो वेलवेट लाइक अपीयरेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड विलाई। तो जो इलियम का इनर सरफेस एरिया होता है वो वेलवेट लाइक होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिंगर लाइक, ये फिंगर की तरह होती हैं, इनको क्या कहते हैं? विलाई। अब विलाई के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें मौजूद हैं? एन आउटर कवरिंग होती है ऑफ एपिथेलियल सेल, और ये ज्यादातर सिलिएटेड एपिथेलियम होती है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम इनको कहते हैं, ब्रश की तरह होती है इनकी स्ट्रक्चर। उसके बाद इसमें ब्लड कैपिलरीज होंगी और इसमें लिम्फ वेसल कॉल्ड लेक्टियल्स होंगी। तो इसमें ब्लड कैपिलरीज हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं, और लिम्फेटिक कैपिलरीज प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन आर कॉल्ड लेक्टियल। लेक्टो वर्ड मिल्क से रिलेटेड होता है, क्योंकि इसमें मिल्क की सिक्रेशन होती है इसमें। सो ये स्ट्रक्चर है हमारे पास
एक विलस की, यहां पर दो विलाई शो की हुई हैं। एक ये विलस की स्ट्रक्चर आप सिर्फ इतनी ड्रा कर सकते हैं, दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ विलस। अब विलस के बिल्कुल सेंटर में एक वेसल होती है, दैट इज कॉल्ड लिम्फेटिक वेसल या लिम्फेटिक कैपिलरीज, दीज आर एक्चुअली रेफर्ड एज लैक्टियल। इसके बाद विलस इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज, आर्टरी आएगी, मेजेंट्रिक आर्टरीज होती हैं वो आर्ट्रियोल में डिवाइड हो जाएंगी और आर्ट्रियोल क्या बनाएंगी, कैपिलरीज बनाएंगी, तो इसमें ब्लड कैपिलरीज भी होंगी, तो विलस इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज। बाकी नर्व एंडिंग है, ये जो नर्व है यहाँ पर साइनेप्स बना रही है, नर्व एंडिंग मौजूद है। फिर इस विलस की आप ये कवरिंग देख लें, ये जो कवरिंग है उसकी, इसमें ये जो कवरिंग के सेल, बहुत से सेल हैं ऐसे, सेल अरेंज होकर क्या बनाते हैं, सेल ही अरेंज होकर उसके एपिथेलियम बनाते हैं, और ये जो एपिथेलियम है इसको हम कहते हैं माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई क्या है कि ईच विलस, जो सरफेस एरिया ऑफ विलस हैव numerous cylindrical processes होते हैं, these are called microvilli, and dentated margins होते हैं। माइक्रोविलाई की डिटेल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि हर विलस की जो एपिथेलियम है, ये एपिथेलियल के सेल हैं, इन एपिथेलियल के सेल के ऊपर ये जो प्रोजेक्शन आपको नजर आ रही है, दीज प्रोजेक्शन आर एक्चुअली रेफर्ड एज माइक्रोविलाई। तो माइक्रोविलाई को हम ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम भी कहते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का इनर सरफेस एरिया इंक्रीज होता है बाय सेवरल फोल्ड्स। हर फोल्ड की जो इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है शो वेलवेट लाइक अपीयरेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। हर विलस में क्या होता है, एक सेंट्रल डक्ट होती है ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम कॉल्ड लैक्टियल, ये कैपिलरीज हैं लिम्फेटिक सिस्टम की, और दूसरी है इसमें इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज, और तीसरा जो कवरिंग ऑफ विलस इज कॉल्ड एपिथेलियम, और एपिथेलियम के ऊपर क्या होते हैं, एपिथेलियल सेल्स की क्या होती हैं, कुछ सिलेंड्रिकल प्रोसेसेस इसमें होते हैं, दैट आर कॉल्ड माइक्रोविलाई। तो हर विलस की एक कवरिंग है जिसको क्या कहेंगे, एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल के पास सिलेंड्रिकल प्रोसेसेस जो मौजूद हैं दैट आर एक्चुअली ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, इसको माइक्रोविलाई कहेंगे, और उसके सेंटर में क्या होगी, लिम्फेटिक कैपिलरीज कॉल्ड लैक्टियल, और बाकी ब्लड कैपिलरीज होंगी। अब हम देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। ये जो विलस है ये किस में लटकी होती है, ये ल्यूमन में मौजूद होती है, ल्यूमन में लटकी होती है। जैसे ये हमारे पास इलियम का इनर सरफेस एरिया, ये जो सुराख है इसको क्या कहेंगे, ल्यूमन। इसमें ऐसे जो माइक्रो अंदर क्या मौजूद है, यहां पर खुराक एंड प्रोडक्ट डाइजेशन, ये पार्ट यहां पर, इसको मैंने यहां शो किया ल्यूमन। यहां से खुराक ने कहां जाना है, ये ब्लड कैपिलरीज में जाना है। अब दो तरह से एब्जॉर्प्शन होगी, एक तो वो एब्जॉर्प्शन होगी जो थ्रू ब्लड कैपिलरीज होगी। ब्लड कैपिलरीज और लिम्फेटिक कैपिलरीज में बेसिक डिफरेंसेस ये होते हैं कि ब्लड कैपिलरीज की जो वॉल होती हैं उसमें ओपनिंग, से फॉर एग्जांपल ये वॉल का एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, इनके दरमियान स्पेसिस कम होती हैं, लिहाजा सिर्फ छोटे छोटे मॉलिक्यूल ब्लड कैपिलरीज को क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन लिम्फेटिक कैपिलरीज की जो होती है ना, इनके दरमियान स्पेसिस ज्यादा होती हैं, लिहाजा इसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल भी क्रॉस कर सकते हैं। तो ये एक फर्क होती है कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल होंगे वो डायरेक्टली ब्लड कैपिलरीज में से ब्लड में चले जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेट एब्जॉर्प्शन किस में होनी है, ब्लड में होनी है। ल्यूमन से सारे एंड प्रोडक्ट और डाइजेशन निकल कर किस में जाएंगे, ब्लड में ही जाएंगे। लेकिन कुछ चीजें जिनका साइज स्मॉल होगा वो डायरेक्टली ब्लड में जाएंगे थ्रू ब्लड कैपिलरीज, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका साइज लार्ज होगा वो ब्लड में जाएंगे लेकिन थ्रू लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए जाएंगे। पहले वो लिम्फेटिक कैपिलरीज में एंटर होंगे और लिम्फेटिक सिस्टम उनको जाकर ब्लड में छोड़ेगा। तो ये एक डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन इनटू ब्लड है और एक थ्रू लिम्फेटिक कैपिलरीज है। इसको हम डिटेल में देखते हैं। थ्रू ब्लड कैपिलरीज कौन कौन सी एब्जॉर्प्शन होती है, जाहिर है जो भी चीजें जिनका साइज स्मॉल होगा, जैसे सिंपल शुगर्स, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ये सिंपल शुगर्स हैं। अमाइनो एसिड्स सारे के सारे आर एब्जॉर्ब्ड बाय डिफियन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनटू द ब्लड कैपिलरीज थ्रू माइक्रोविलाई। क्या होगा, यहां पर वो एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन मौजूद हैं, लाइक अमाइनो एसिड, सारे के सारे मोनोसैकेराइड जिनको हम क्या कहेंगे, मोनोसैकेराइड जिनको हम क्या कहेंगे, सिंपल शुगर, और छोटी चेन वाले फैटी एसिड जैसे एसिटिक एसिड है। तो छोटी चेन वाले फैटी एसिड जो होते हैं ना, ये सारे के सारी जो चीजें होती हैं ये आसानी से डिफ्यूज कर जाएंगी एपिथेलियल सेल को, और एपिथेलियल सेल को क्रॉस करके किस में चली जाएंगी, वो ब्लड कैपिलरीज में चली जाएंगी। तो हमेशा डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होगी
ग्लूकोज की यानी सिंपल शुगर की, अमाइनो एसिड की और शॉर्ट चेन फैटी एसिड की। दे आर डायरेक्टली अब्सॉर्ब थ्रू ब्लड कैपिलरीज इनटू द थ्रू फ्रॉम ल्यूमन इनटू द ब्लड कैपिलरीज थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सम ऑफ द फैटी एसिड, ये जो छोटे छोटे फैटी एसिड होते हैं ना, ये भी कैसे जाएंगे, ये डायरेक्टली एपिथेलियल सेल में चले जाते हैं और फिर यहां से किस में चले जाएंगे, ब्लड में चले जाएंगे, क्योंकि ये क्रॉस कर सकते हैं, डिफ्यूजेबल होते हैं, तो ये ब्लड कैपिलरीज में से गुजर जाते हैं। तो आप ये देखें छोटे छोटे डॉट, ये छोटे छोटे फैटी एसिड हैं जो ल्यूमन में मौजूद हैं, ये एपिथेलियल सेल को भी क्रॉस करके आप देखें उसमें से गुजर कर यहां पर आ गए और यहां से किस में चले जाएंगे, ब्लड कैपिलरीज में चले जाएंगे। तो सम ऑफ द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जो शॉर्ट चेन होते हैं वो हमेशा किस में, डायरेक्टली किस में चले जाएंगे, ब्लड कैपिलरीज में। लेकिन बात अब होगी थ्रू लिम्फेटिक कैपिलरीज किस चीजों की एब्जॉर्प्शन होगी। जो लार्ज फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल होते हैं, लार्ज फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल वो सबसे पहले इंटर होते हैं किसमें, इन एपिथेलियल सेल में, क्योंकि वो डायरेक्टली ब्लड कैपिलरीज में नहीं जा सकते। तो जो लार्ज फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल हैं वो एपिथेलियल सेल में तो इंटर हो गए, एपिथेलियल सेल में इंटर होकर वापस वो कंबाइन करके क्या बना देंगे, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ये दोनों कंबाइन होंगे विद इन द एपिथेलियल सेल और वापस क्या बना देंगे, लिपिड बना देंगे। क्लियर, ये क्या बना देंगे, लिपिड। तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, लार्ज फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, दे इंटर इनटू द एपिथेलियल सेल वेयर दे रिकंबाइन टू फॉर्म लिपिड। फिर लिपिड इंटर होंगे किसमें, लैक्टियल में इंटर होंगे। लिपिड फिर किसमें चले जाएंगे, लिपिड दे विल इंटर इनटू द लैक्टियल, वो लैक्टियल में इंटर हो जाएंगे। लैक्टियल में जाकर क्या होगा, लैक्टियल में पहले से मौजूद होती है प्रोटीन, तो लिपिड उन प्रोटीन से मिलकर एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बना देंगे, दैट इज कॉल्ड लाइपोप्रोटीन या काइलोमाइक्रोन। लाइपोप्रोटीन और काइलोमाइक्रोन, छोटे छोटे पार्टिकल बन जाएंगे। तो लार्ज फैटी एसिड डायरेक्ट ब्लड कैपिलरीज में क्यों नहीं इंटर हो सकते हैं, जो उनका साइज बड़ा है और कैपिलरीज की जो दीवार है, वाल है, उसका ओपनिंग छोटी होती है। तो लिम्फेटिक कैपिलरीज की चूंकि इंटरसेलुलर स्पेसिस ज्यादा होती हैं तो वहां पर भी इंटर हो सकते हैं। तो लार्ज फैटी एसिड ग्लिसरॉल एपिथेलियल सेल में तो इंटर हो जाते हैं, लेकिन वहां पर वापस वो कंबाइन होकर क्या बना देंगे, लिपिड। फिर लिपिड डिफ्यूज कर देगा इनटू द लैक्टियल, लैक्टियल में जाकर वो कंबाइन करेगा प्रोटीन, तो वापस क्या बना देगा, लाइपोप्रोटीन। अब ये जो लैक्टियल हैं, ये छोटी छोटी लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ये सबसे जो भी लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं वो किस में चली जाती हैं, वो इंटर होंगी लिम्फ नोड में। तो वो लिम्फ नोड जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की म्यूकोजा या सब म्यूकोजा में होते हैं उनको कहते हैं मेसेंट्रिक लिम्फ नोड। तो सारी लिम्फेटिक कैपिलरीज किस में चली जाएंगी, मेसेंट्रिक लिम्फ नोड में, जहां पर उनकी फिल्ट्रेशन होगी, यानी इसमें से कोई जर्म्स या निकाले जाएंगे। सारी मेसेंट्रिक लिम्फेटिक नोड से निकलने वाली जो डक्ट होंगे वो मिलकर बनाएंगी बड़ी थोरैसिक डक्ट, एक लार्ज थोरैसिक डक्ट, और थोरैसिक डक्ट अल्टीमेटली चली जाएगी सब क्लेवियन वेन में। तो इस तरह से जो ये लार्ज फैटी एसिड हैं इनडायरेक्टली थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम आपके ब्लड में सर्कुलेशन में जा रहे होते हैं, डायरेक्ट नहीं जा सकते। जैसे होता है ना, बाज़ वक़्त कोई गेट अगर छोटा है तो आपको किसी बड़े गेट से आना पड़ता है, अल्टीमेटली आपने उसी कमरे में जाना है, लेकिन क्या है, दूसरा बड़ा गेट इस्तेमाल करके आएंगे। तो ऐसे ही है कि जाना तो ब्लड में ही है, लेकिन इनका चूंकि साइज बहुत बड़ा होता है, लिहाजा ये दूसरा रूट इस्तेमाल करते हैं थ्रू लिम्फेटिक कैपिलरी, चूंकि वो बड़ा गेट है। तो सिंपल सा प्रोसेस है कि लार्ज फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जितने भी हैं वो इंटर होंगे किसमें, एपिथेलियल सेल में, वेयर दे रिकंबाइन टू फॉर्म लिपिड। एमसीक्यूज आ सकता है कि लिपिड आर फॉर्म्ड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल रिकंबाइन टू फॉर्म लिपिड इन विच वन द फॉलोइंग, तो एपिथेलियल सेल्स में वो लिपिड बना लेते हैं। विच वन द फॉलोइंग इंटर इनटू द लैक्टियल, तो लिपिड इंटर होते हैं लैक्टियल। इन लैक्टियल लिपिड कंबाइन विद प्रोटीन टू फॉर्म लाइपोप्रोटीन या काइलोमाइक्रोन, कहां बनेंगे, वो विद इन द लैक्टियल बनेंगे। कायल होता है ये जो एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन होता है ना विद इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको हम कायल भी कहते हैं। तो ये छोटे छोटे माइक्रोन जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बनते हैं इनको काइलोमाइक्रोन कह सकते हैं। ये जो सारी लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं यानी लैक्टियल्स हैं, ये इंटर होंगी मेसेंट्रिक लिम्फ नोड में, और तमाम मेसेंट्रिक लिम्फ नोड से निकलने वाली जो इफरेंट डक्ट होती है वो क्या बनाएंगी, लार्जेस्ट थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट बनाएंगी। जैसे ये हमारे पास एक लेफ्ट थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट है, ये सारा जो डार्क ग्रीन कलर में, ये राइट लिम्फेटिक डक्ट है। तो थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट अल्टीमेटली किस में इंटर हो जाएगी, सब क्लेवियन वेन में। तो ये जो लिपिड हैं वो किसके थ्रू जाएंगे, सब क्लेवियन वेन में इंटर होंगे। सब क्लेवियन वेन में जैसे ही ब्लड में इंटर होंगे तो ये प्रोसेस रिवर्स होना शुरू हो जाएंगे। तो फिर ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि किस में मौजूद है, ब्लड में, तो ये लाइपोप्रोटीन वापस किस में टूट जाएंगे, लिपिड और प्रोटीन में।
लिपिड को वो ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन वापस किस में तोड़ देगी, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ब्लड लेकर आपके बॉडी सेल में जाएगा। अब इन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के साथ दो ट्रीटमेंट हो सकती हैं, या ये फैटी एसिड की होगी बीटा ऑक्सीडेशन हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया में, और इनसे वापस बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम और इनकी कैटाबॉलिज्म होगी और इनसे एनर्जी हासिल होगी जिससे हम चलते फिरते हैं, इसको कहते हैं कैटाबॉलिज्म। तो ये फैटी एसिड कैन बी मेटाबोलाइज थ्रू कैटाबोलिक और एनाबोलिक पाथवे। या ये अगर फैटी एसिड आपके सरप्लस है, आपने जरूरत से ज्यादा खाना खाया हुआ है, तो ये रिकंबाइन होकर फैट ग्लोब्यूल बनेंगे और एडिपोज टिश्यू बनेंगे, चर्बी बनेगी, जिसको कहेंगे एनाबोलिज्म, और वो अंडर द स्किन और वाइटल ऑर्गन के अराउंड स्टोर हो जाएगी। तो दिस इज होल मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब खुराक में से ज्यादातर यूजफुल प्रोडक्ट हम निकाल चुके हैं, अभी जो खुराक में जो चीज रह जाएगी वो कुछ इनडाइजेस्टिबल फूड है, यानी ऐसी खुराक है जो कि इनडाइजेस्टिबल है, यानी वेस्ट है, प्लस इसमें कुछ चीजें वाटर और साल्ट जो भी यूजफुल हैं वो बच जाएंगे। ऐसी खुराक इलियम के बाद जो खुराक बचेगी उसमें ज्यादातर इनडाइजेस्टिबल फूड होंगे और वाटर और साल्ट होंगे, जिसमें से वाटर और साल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होंगे। सो इलियम के बाद खुराक किस में इंटर हो जाएगी, वो लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर होगी। कैसे इंटर होगी, ये इलियम है, इलियम और नेक्स्ट ये पार्ट होता है कोलन, यूली सीकम में खुराक इंटर नहीं होती। इलियम और कोलन के दरमियान ये एक स्फिंक्टर मौजूद होता है जिसको कहते हैं इलियोकोलिक स्फिंक्टर। तो इलियम से खुराक डायरेक्टली किस में चली जाती है, कोलन में चली जाती है। जब इलियोकोलिक स्फिंक्टर क्या होगा, रिलैक्स होगा। सो इंटेस्टाइनल कंटेंट, यानी इंटेस्टाइनल कंटेंट मीन इंटेस्टाइन में जो खुराक बची हुई पड़ी हुई है, यानी एब्जॉर्प्शन के बाद जो खुराक बची है जिसमें सारा वेस्ट है, फीकल मैटर है, जिसको हम इनडाइजेस्टिबल फूड कहेंगे, वाटर और साल्ट थे, दे आर पुश्ड अलोंग द एलिमेंट्री कैनाल बाय नॉर्मल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और नॉर्मल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आएंगी, इस खुराक को पुश करके किस में भेजेंगी, इलियम से कोलन में भेजेंगी। तो एट द एंड ऑफ इलियम देयर इज एन इलियोकोलिक स्फिंक्टर दैट ओपन, यानी रिलैक्स होगा, एंड क्लोजेस टाइम टू टाइम। जब इसमें से खुराक गुजर जाएगी तो ये क्लोज हो जाएगा, जब खुराक गुजरने से पहले ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। एंड क्लोजेस टाइम टू अलाउ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिड्यू फ्रॉम इलियम टू एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो खुराक थोड़ी थोड़ी करके इलियम से कोलन में जाएगी थ्रू रिलैक्स इलियोकोलिक स्फिंक्टर, लेकिन कोलन से वापस इलियम में इसलिए नहीं आएगी कि स्फिंक्टर क्लोज हो जाता है जैसे इसमें से खुराक गुजरती है। सो यहां तक हमने डिटेल पढ़ा जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, जिसकी हमने हेडिंग डिस्कस की, इंट्रोडक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन, इंट्रोडक्शन उसका डिस्कस किया, एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन डिस्कस की, फिर हमने स्ट्रक्चर ऑफ इलियम को डिस्कस किया, उसमें हमने सब हेडिंग ऐड की जो स्ट्रक्चर ऑफ विलस, उसके बाद हमने मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन डिस्कस किया, दो तरह से था, एब्जॉर्प्शन थ्रू ब्लड कैपिलरीज और एब्जॉर्प्शन थ्रू लिम्फेटिक कैपिलरीज, और फिर हमने डिस्कस किया जो एग्जिट ऑफ फूड यानी इलियोकोलिक स्फिंक्टर। तो ये सारी हेडिंग आपने एक्सटेंसिव क्वेश्चन में डिस्कस करनी है। उम्मीद करता हूं आपकी मैक्सिमम कंफ्यूजन दूर हो चुकी होंगी। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन इसीलिए रखा हुआ है, वहां पर आप कमेंट जरूर दें, और वैसे भी आपके कमेंट जरूरी हैं। आप इस वीडियो को या लेक्चर को किस तरह से, इसका फीडबैक आप क्या देते हैं, आपको इससे इस तरीकाकार से समझ आ भी रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि यूजुअल जो मेथड हम एकेडमीज में यूज कर रहे होते हैं वो व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहे होते हैं, और एक न्यू मेथड है। अगर आप इसको लाइक करते हैं तो जरूर आपने कमेंट सेक्शन में अपनी आराध दिया करें। खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको कामयाब करे और आप अच्छे नंबरों के साथ और अच्छे कंसेप्ट के साथ अपनी फर्स्ट ईयर को क्लियर करें। फी अमानिल्लाह।